नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है तैयारी की पाठशाला में। आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत तीसरे भाग को देखते हैं। शुरू करते हैं अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। वह भौतिक अवस्था जिसमें कुछ पदार्थों को अत्यंत कम तापमान, क्रांतिक ताप तक ठंडा करने पर उनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इस अवस्था में धारा बिना किसी ऊर्जा हानि के प्रवाहित होती है। क्रांतिक ताप क्या होता है? यह विशिष्ट तापमान है जिससे नीचे पदार्थ अतिचालकता को प्रदर्शित करता है। मेसनर प्रभाव, अतिचालक अपने अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को बाहर निकाल देते हैं, जिससे वे परिपूर्ण प्रतिचुंबकीय बन जाते हैं। प्रयोग 1911 में हाइके कैमरलिंग ओन्स नीदरलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने पारे पर यह प्रयोग किया, 404.2 केल्विन तक उसको ठंडा किया। तब जो चालक का प्रतिरोध है वह शून्य हो गया। 1913 में इस प्रयोग के लिए, इस आविष्कार के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अतिचालकों का अगर वर्गीकरण करें तो देखते हैं टाइप 1 या मृदु तथा सॉफ्ट अतिचालक होते हैं। पदार्थ इनमें शुद्ध धातुएं, लेटिन, पारा। क्रांतिक तापमान इनका बहुत कम होता है या 0 से 10 केल्विन तक होता है। चुंबकीय गुण संपूर्ण प्रतिचुंबकत्व इनमें होता है। टाइप सेकंड के देख लेते हैं। ये कठोर अतिचालक होते हैं। धातु की यौगिक इसमें मिश्र धातुएं होती हैं। इनका क्रांतिक तापमान तुलनात्मक रूप से उच्च होता है या 10 से 130 केल्विन तक होता है और चुंबकीय गुण इनमें पूर्णतः प्रतिचुंबकत्व नहीं समाप्त हो पाता है। जोसेफ्सन प्रभाव को देख लेते हैं। 2 अतिचालकों के बीच कुचालक रखने पर भी इलेक्ट्रॉन टनलिंग होती रहती है। अर्थात जब 2 जो अतिचालक होते हैं उनके बीच में एक पतली कुचालक परत रख दें तब भी धारा का जो है बिना विभवांतर के धारा का प्रवाह होता रहता है। इनका प्रयोग कहाँ होता है? इनका प्रयोग एसक्यूआईडी संवेदी मापन यंत्रों में किया जाता है। अनुप्रयोग देख लेते हैं इनका जो अतिचालक है उनका प्रयोग कहाँ-कहाँ पे होता है। मैग्लेव ट्रेन जो बहुत तेज़ तीव्र गति से चलने वाला एक यातायात संसाधन है, उसमें क्रिया की जाता है या मेसनर प्रभाव जो होता है उसका प्रयोग इस मैग्लेव ट्रेन में किया जाता है। यह एक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का निर्माण करता है, जिससे प्रतिकर्षण बल जो है वो कम हो जाता है और ट्रेन पटरियों के ऊपर दौड़ने लगती हैं। इनमें घर्षण रहित गति जो है वो 500 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। चिकित्सा इमेजिंग जो एमआरआई तकनीकें होती हैं, उनमें भी अतिचालकों का प्रयोग किया जाता है। ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। अतिचालक जो कॉइल होती हैं, इससे शरीर के हाइड्रोजन परमाणुओं का संरेखण कर आंतरिक अंगों की स्पष्ट इमेजिंग या छवि जो है निर्माण की जाती है। एमआरआई को होती है जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, उसमें इन्हीं अतिचालकों का प्रयोग किया जाता है। एसक्यूआईडी जो होता है सुपर कंडीशनर क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस, यह कार्य अत्यंत सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। इनका काम हृदय मस्तिष्क की जांच, ईईजी और एमसीजी तथा खनिज भंडारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। एसटीएस पावर केबल जो होते हैं, हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर केबल्स, इनमें ये जो है सामान्य तार जो होते हैं उनके दौरान संचरण के दौरान ऊर्जा हानि होती है क्योंकि उनमें प्रतिरोधकता होती है, जबकि सुपर कंडक्टर में प्रतिरोधकता कम हो जाती है तो विद्युत संरक्षण में ऊर्जा क्षय जो है वो शून्य हो जाता है। विज्ञान में अन्य जो इनके हैं कण त्वरक पार्टिकल एक्सीलरेटर में जो है इनका उपयोग किया जाता है। भारत में अतिचालकता अनुसंधान, तो ये एनएसटीबी जो राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड है, जिसका गठन 1991 में किया गया था, वह जो है इसमें अनुसंधान को देखता एवं बढ़ावा देता है। विशेष उपलब्धि भेल जो हमारा भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, या इसने भारत का पहला अतिचालक जनरेटर का निर्माण किया है और आंध्र प्रदेश में जिससे ग्रिड से समायोजन किया जा रहा है। लेज़र प्रौद्योगिकी को देख लेते हैं। लेज़र प्रौद्योगिकी क्या होती है? लेज़र का पूरा नाम लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन बाय रेडिएशन होता है। ये विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन किया जाता है। इसकी खोज 1960 में थियोडोर एच मेनन द्वारा की गई थी। नेचर इसका अगर देखें तो यह कृत्रिम रूप से बनाई जाती है, प्रकृति में लेज़र नहीं पाया जाता है। स्वतः उत्सर्जन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस जो इमिशन होता है, यह बिना बाहरी प्रभाव के उत्सर्जन करता है। इसमें जैसे साधारण प्रकाश जो होता है और उद्दीप उत्सर्जन जो होता है ये स्टिमुलेटेड, इसमें बाहरी फोटान को समान दिशा एवं ऊर्जा वाले फोटान के नए फोटानों का निर्माण करते हैं, जिससे एक बहुत तीव्र किरण उत्पन्न होती है जिसे लेज़र कहते हैं। लेज़र की 4 प्रमुख विशेषताएँ देख लेते हैं। या एक वर्डी होती है, केवल एक ही तरंगदैर्ध्य इसमें पाई जाती है। मोनोक्रोमैटिक, उच्च निर्देशात्मकता, बिना फैले सीधी रेखा में लंबी दूरी तय करती है। संबद्धता, कोहेरेंस, सभी तरंगों की कला फेज एक समान होता है। उच्च तीव्रता, छोटे क्षेत्र में अधिक ऊर्जा का संकेंद्रण होता है। देख लेते हैं इसमें जो है जनसंख्या व्युत्क्रमण, वह अनिवार्य स्थिति जब उत्तेजित परमाणुओं की संख्या निम्नतम अवस्था वाले परमाणुओं से अधिक हो जाती है। पंपिंग, इस विधि को प्राप्त करने की जो ये
स्टिमुलेटेड एमिशन होता है उसको प्राप्त करने की विधि जो होती है उसको पंपिंग कहते हैं। लेजर के प्रकार या ठोस लेजर जिनमें रूबी क्रिस्टल नियोडियम यंग होते हैं, गैस लेजर हीलियम नियॉन का कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, तरल लेजर जटिल कार्बनिक रंग उत्पन्न करते हैं और अर्धचालक लेजर ये गैलियम आर्सेनाइड और लेजर पॉइंटर और सीडी प्लेयर में इनका उपयोग किया जाता है। ये अर्धचालक लेजर जो होते हैं। अनुप्रयोगों को देख लेते हैं तो लेसिक आंखों का दृष्टि सुधार ऑपरेशन जो होता है वो लेजर के माध्यम से होता है। लिथियोट्रिप्रेसी गुर्दे की पथरी तोड़ना या लेजर के माध्यम से। ऑन्कोलॉजी कैंसर कोशिकाओं के उपचार में भी लेजर का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान होलोग्राफी जो होती है लेजर द्वारा जो 3D चित्र निर्माण किया जाता है इसकी खोज डेनिस गैबर द्वारा 1947 में की गई थी। संचार में अगर देख ले तो ऑप्टिकल फाइबर जो डेटा संचरण होता है उसमें जो सोर्स के रूप में लेजर का प्रयोग किया जाता है। उद्योगों में धातु की हार्ड कटिंग, वेल्डिंग और ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। रक्षा में एल जो रडार होता है, रडार के रूप में लेज़र में लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग LIDAR के रूप में लेज़र का प्रयोग किया जाता है। दुर्गा 2 जो डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे है, यह भी लेज़र तकनीक का प्रयोग करके बनाई गई है। यह DRDO द्वारा विकसित की गई है। इसकी क्षमता 100 किलोवाट है और ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। इसके द्वारा जो है अंतरिक्ष में जो टारगेट होते हैं उनको नष्ट किया जाता है। ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमानों को प्रकाश की गति से नष्ट की करती है। ये जो दुर्गा 2 सिस्टम है। ऊर्जा परिचय और वर्गीकरण ऊर्जा को देख लेते हैं। ऊर्जा किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास की रीढ़ है। भारत में इसका प्रबंधन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ऊर्जा स्रोत 2 होते हैं, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। अगर अनवीकरणीय सीमित ऊर्जा भंडारों को देखते हैं तो इनके भंडार सीमित होते हैं, इनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु तथा नवीकरणीय ऊर्जा जो अच्छे स्रोत हों उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है, जैसे सौर, पवन, भूतापी ऊर्जा आदि। परमाणु ऊर्जा की अगर बात करें तो ये वैज्ञानिक 2 सिद्धांतों पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक जो होता है वो न्यूट्रॉन द्वारा से मिलकर विखंडन उनका किया जाता है। इससे उत्पाद के रूप में अपार ऊर्जा तथा परमाणु कचरा निर्मित होता है। इनका उपयोग परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में जो विद्युत प्रयोग की जाती है वो नाभिकीय विखंडन होती है। वर्तमान में सभी कार्यरत परमाणु बिजली घर जो है वो विखंडन सिद्धांत पर आधारित हैं। अगर नाभिकीय संलयन की बात की जाए तो इसमें हाल के जो हीलियम नाभिक होते हैं HS जो हाइड्रोजन के वो मिलके एक भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सूर्य के जिस सिद्धांत पे कार्य करता है, जिससे सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में के द्वारा होता है और हाइड्रोजन बम जो बनाया गया, वो भी नाभिकीय संलयन के रूप में कार्य करता है। भारत का त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम को देख लेते हैं। चरण 1 रिएक्टर टाइप या दाविद भारी जल रिएक्टर होते थे। इनपुट इनमें जो फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता था वो प्राकृतिक यूरेनियम था और इसमें जो आउटपुट निकलता था वो प्लूटोनियम जो 239 था वो निकलता था। दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का प्रयोग किया गया। इसमें भी जो इनपुट फ्यूल था वो प्लूटोनियम था और ईंधन का इसमें प्रजनन किया जाता था प्रक्रिया। और जो तीसरे चरण में होता है वो थोरियम आधारित रिएक्टर का प्रयोग किया गया। इसमें थोरियम U-233 में परिवर्तन हो जाता है और इसका लक्ष्य जो है भारत को ऊर्जा में स्वतंत्रता प्रदान करना है। मोनोजाइट रेट ये जो है विश्व का सबसे विशालतम थोरियम भंडार है। यह जो केरल और जो इसके पश्चिमी सागर के तट पे है, पश्चिमी घाट पे, वहाँ पे जो रेत पाई जाती है उसमें मोनोजाइट थोरियम का विशाल भंडार पाया जाता है। वैश्विक सुरक्षा नियामक संस्थाओं की बात करें तो परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो वियना में स्थित है, वह इसे जो है विश्व में परमाणु ऊर्जा के नियंत्रण के लिए और समर्थन के लिए कार्य करती है। इसका कार्य वैश्विक निगरानी और सुरक्षा मानक तय करना होता है। यूरेनियम संवर्धन की बात करें जो इनरिचमेंट कार्यक्रम अभी हाल ही में सुना होगा, ईरान के संदर्भ में हमने परमाणु ईंधन की दक्षता और शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया को यूरेनियम संवर्धन कहा जाता है। 1986 में चेरनोबिल यूक्रेन USSR में भीषण जो एक त्रासदी हुई थी, जो वहाँ का परमाणु रिएक्टर था उसमें इमिशन रेडिएशन फैल गया था। 2011 में इसी प्रकार जो है सुनामी के कारण रिएक्टर फेलियर जापान में हो गया था। तो ये परमाणु जो दुर्घटनाएँ हों वो 2 महत्वपूर्ण दुर्घटनाएँ जो हुई थी। अब नवीकरणीय ऊर्जा को देख लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा और स्थित और स्रोत। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादक है। तटीय राज्यों में सर्वाधिक क्षमता है नवीकरणीय ऊर्जा को प्रदान करने की। SECI भारतीय सौर ऊर्जा निगम या नोडल एजेंसी है नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। बायोगैस अगर प्रक्रिया की बात करें तो ये जैविक
कचरा को उत्पादित जो है उसका अवायवीय अपघटन होता है जिससे मीथेन गैस का निर्माण होता है, उससे स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त की जाती है। 2030 तक जो भारत का लक्ष्य है गैर जीवाश्म क्षमता से 500 गीगावाट ऊर्जा जो है बनाने का भारत का लक्ष्य है। ऊर्जा मिश्रण 50% जो हमारा लक्ष्य है कि हम नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा को प्राप्त करें। हमारा जो दीर्घकालिक लक्ष्य है वो 2070 तक नेट ज़ीरो जो कार्बन इमिशन है उसको शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर इसी संदर्भ में बात करें तो पीएम कुसुम कुसुम योजना एक जो महत्वपूर्ण योजना है। पीएम कुसुम जो योजना है ये किसानों को सिंचाई के लिए आधुनिक सौर पंप लगाने में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। पीएम सूर्य घर योजना ये भी हाल ही में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत देश में 1 करोड़ घरों पर जो है मुफ्त में निवेश 75,000 करोड़ के निवेश से घरों के ऊपर सौर सेल जो होते हैं उनको लगाया जाएगा। इससे जो है उस घर को 300 यूनिट तक मुफ्त में बिजली मिलेगी। एसएमआर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये सरकार की जो है निजी क्षेत्र से मिलाकर एक परमाणु जो छोटे-छोटे परमाणु रिएक्टरों के स्थापित करने की एक योजना है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की अगर बात करें तो ये जल से रिन्यूएबल एनर्जी जो है बनाने के दिशा में कार्य करेगा। इससे में जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया से ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन जो है अतिरिक्त उत्पादित होती है। 2030 तक जो है 5 एमएमटी मिलियन मीट्रिक टन हमारा उत्पादन का लक्ष्य है। भारतीय कार्बन मार्केट की अगर बात कर लें तो उद्योग कम उत्सर्जन जो करेंगे उससे कार्बन क्रेडिट अर्जित होगा और वो उस कार्बन क्रेडिट को उद्योग पुनः जो है बेच सकते हैं या उद्योगों को ग्रीन तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैव ऊर्जा और खनिज की अगर देख लें तो बायो एनर्जी प्रोग्रेशन में जो हम देखें E20 जो हम 20% इथेनॉल को मिलाने की बात कर रहे हैं 2025-26 तक और हमारा लक्ष्य जो है E100 जो इथेनॉल से संबंधित हमारा ऐसा फ्यूल का निर्माण करना है जिससे जो हमारा पेट्रोलियम आयात है वह घट सके। क्रिटिकल मिनरल मिशन या जो है जो क्रिटिकल मिनरल हैं उनसे संबंधित होता है वो भारत में ही हम क्रिटिकल मिनरल्स को उत्पादित करें जो हमारा पास प्राप्त है उनको जो है निकाला जाए और उनका उत्पादन बढ़ाकर जो ईवी बैटरी और सोलर पैनल में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनमें आत्मनिर्भरता हासिल की जाए जिसका लक्ष्य है। पूर्वोत्तर भारत में दिबांग परियोजना को वित्तीय सहायता की गई है जो हाइड्रो पावर को बढ़ावा देगी और पूर्वोत्तर में जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको बढ़ावा देगी। स्वास्थ्य एवं पोषण अवधारणा एवं रोग विज्ञान को देख लेते हैं। स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं बल्कि यह एक बहुआयामी अवस्था है। स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक स्वास्थ्य को मिला के एक पूर्ण स्वास्थ्य की परिकल्पना बनती है। डब्ल्यूएचओ द्वारा जो स्वास्थ्य की डेफिनेशन दी गई है वह है स्वास्थ्य बीमारी की अनुपस्थित मात्र नहीं बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। रोग के 5 प्रकार की प्रमुख श्रेणियाँ हैं जो कारक होते हैं। कारक की कमी, अधिकता या संक्रमण से शरीर का संतुलन बिगड़ता है जिससे रोग उत्पन्न होते हैं। जैविक कारक वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि। पौष्टिक कारक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज या वसा, नोट इनकी कमी या अधिकता से जो है रोग होते हैं। रासायनिक कारकों को देख लेते हैं। आंतरिक जो रासायनिक कारक होते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, हार्मोन। बाहरी कारक परागकण तथा प्रदूषक आदि होते हैं। भौतिक कारक ताप, ध्वनि, दाब, विकिरण, आर्द्रता आदि के कारण रोग होते हैं। यांत्रिक कारक चोट लगना या दुर्घटना या गिरना आदि के कारण रोगों रोग उत्पन्न होते हैं। रोगों का वर्गीकरण अगर देख लें तो या 2 प्रकार से जो देखे जाते हैं। जन्मजात एवं बनाम उपार्जित जन्म के समय से जो रोग होते हैं उन्हें आनुवांशिक विकार कहते हैं जैसे हीमोफीलिया फीलिया, वड़ान्धता, सिकल सेल एनीमिया तथा जन्म के बाद जो संक्रामक एवं असंक्रामक रोग होते हैं। उपार्जित रोग अगर देख लेते हैं तो वायु द्वारा जो संक्रामक होते हैं संचरण के माध्यम से फैलते हैं। टीबी, चेचक, जुकाम, जलीय भोजन द्वारा हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस से संपर्क के द्वारा एड्स तथा सिफालिस जैसे रोग फैलते हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते हैं, खासकरी अंगों के खराब होने से जो होते हैं, इसका बी विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहा जाता है। महत्वपूर्ण रोग जो प्रदूषण से होते हैं, पारा के कारण से जो होता है वो मिनीमाता रोग होता है, कैडमियम से इटाई रोग, नाइट्रेट आयन से ब्लू बी सिंड्रोम तथा फ्लोराइड से फ्लोरोसिस होता है। हीमोफीलिया इसे रायल डिजीज कहते हैं, इसके अंतर्गत रक्त का थक्का नहीं बनता। वर्णांधता इसमें लाल तथा हरे रंग में भेद करने में अक्षमता उत्पन्न हो जाती है। बुलिमिया या भोजन संबंधी विकार है, इसमें मनुष्य को पता नहीं चलता कि भोजन कब उसे जो है अब नहीं करना चाहिए, वो कब रोकना चाहिए उसको समझ में नहीं आता है।
कैंसर उपचार एवं तकनीकों की बात कर लें, रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है या इसे ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। इसके उपचार के लिए जो रेडियो समस्थानिक होता है, कोबाल्ट 60 तथा फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। भारतीय स्वास्थ्य संरचना एवं राष्ट्रीय रोड मैप 2026 को देख लेते हैं। इसका उद्देश्य महामारी रोधी अवसंरचना और डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा देना। नोडल मंत्रालय इसके 2 हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इनके जो प्रमुख फ़ोकस क्षेत्र हैं वो हैं हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, जिसमें पीएम अभीम योजना है, डिजिटल आर्किटेक्चर जिसमें एबीडीएम योजना है तथा पोषण और रोग उन्मूलन को बढ़ावा देना। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जिसे पीएम अभीम कहते हैं, इसमें जिला स्तर पर क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाएँगे, ब्लॉक स्तर पर एकीकृत लैब बनाई जाएँगी और महामारी से सक्षम स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करना इसका लक्ष्य है। इसमें भविष्य की महामारियों और स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने के लिए सिस्टम को तैयार करना। देश के हर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का आधुनिकीकरण। डिजिटल मिशन को देख लेते हैं, एबीडीएम। इसमें नागरिक पंजीकरण किया जाएगा। उनको एक 14 अंक की आभा आईडी जो है क्रिएट की जाएगी, जो डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रहेगी। इससे कागज रहित एक रिकॉर्ड बना रहेगा जो आगे स्वास्थ्य सुविधाओं में सरकार को सहायता प्रदान करेगा। आभा का पूरा नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा। यह 14 अंकों की एक यूनिक आईडी होगी और इसमें मेडिकल हिस्ट्री को पोर्टेबिलिटी और डेटा सुरक्षा के साथ एक जब कहीं हम इलाज जाएँगे तो इसके के द्वारा पुरानी जो उसका रिकॉर्ड है वो पता चल जाएगा। पोस्टर ट्रैकर जो नई सुविधा है उसमें क्या होता है, लाभार्थी डेटा इनपुट इसमें किया जाता है। इसमें रियल टाइम ट्रैकिंग की जाती है, विकास निगरानी एवं कुपोषण की जो बच्चों में पहचान की जाती है वो पोस्टर ट्रैकर के माध्यम से होती है। स्वास्थ्य कर, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पर जो स्वास्थ्य कर या आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में इसका प्रस्ताव किया गया था। इसका उद्देश्य मोटापा और मधुमेह को रोकना था। आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई जो नवीनतम विस्तार किया गया है, इसमें पहले चरण में गरीब परिवारों को शामिल किया गया था। चरण 2 में जो 60 प्लस के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। इनमें जो चरण 2 में है, उसमें आय की सीमा जो है हटा दी गई है। इसमें 5 लाख प्रति वर्ष जो स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इसमें चरण 3 में ग्रिग जो वर्कर्स होते हैं, उनको सम्मिलित करने का भी प्रस्ताव है आगे चलकर। राष्ट्रीय रोग उन्मूलन मिशन की बात करते हैं। इसमें सिस्टम फ्लो, रोग की पहचान, मिशन मोड, हस्तक्षेप और उन्मूलन लक्ष्य जो है एक जो वो रखा गया है सत्र साल जिसमें इसको खत्म कर दिया गया जाएगा। टीबी मुक्त भारत ये 2025 इसका लक्ष्य रखा गया है और जो यूएन ने वैश्विक लक्ष्य रखा है वो 2030 रखा है, उससे पहले भारत सरकार ने रखा है। सिकल सेल एनीमिया मिशन यह 2047 तक रखा गया है खत्म करने का लक्ष्य। इसमें 7 करोड़ लोगों को इससे जो है निकाला जाएगा। इसमें लक्षित वर्ग जो मुख्यतः है वो आदिवासी क्षेत्रों में जो 0 से 40 वर्ष आयु वर्ग है, उनको निकाला जाएगा। कुल स्वास्थ्य व्यय का सरकारी वर्ग जो अभी पहुँच चुका है वो लगभग 48% हो चुका है। बौद्धिक संपदा एवं विविध तकनीकों के बारे में देख लेते हैं। मूल अवधारणा जो है नवाचार और रचनाकारों के अधिकारों का संरक्षण जो बौद्धिक संपदा अधिकारों का मुख्य लक्ष्य होता है। पारंपरिक आईपीआर से लेकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक जो तकनीकें हैं उनको संरक्षित किया जाए और उनके जो आईपीआर होते हैं उनको संरक्षित किया जाए। नियामक संस्थाएँ अगर वैश्विक स्तर पर हैं तो डब्ल्यूआईपीओ जो वैश्विक स्तर पर है और डीपीआईआईटी जो भारत में यह देखता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों को अगर देखें तो मानव मस्तिष्क जो सृजन एवं आविष्कार करता है वह बौद्धिक संपदा होती है और उनके लिए कानून बनाया जाता है जो इनको संरक्षित करते हैं। डब्ल्यूआईपीओ ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है या यूएन की ही एक विशेष एजेंसी के रूप में कार्य करता है। आईपीआर के प्रमुख प्रकारों की बात करें तो कॉपीराइट ये साहित्य कला क्षेत्र में दिया जाता है। पेटेंट ये वैज्ञानिक आविष्कारों एवं खोज के लिए और ट्रेडमार्क ब्रांड तथा लोगों के लिए प्रदान किया जाता है। औद्योगिक डिजाइन ये उत्पाद की विशेष बनावट एवं स्वरूप को संरक्षित करते हैं। जीआई टैग ये भौगोलिक संकेतक होते हैं। ये विशेष क्षेत्र के विशिष्ट उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं जिससे उनको वैश्विक पहचान मिल सके। उत्तर प्रदेश आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स नीति या 2022 में लॉन्च की गई थी। इसमें टियर 2 और टियर 3 शहरों को इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में उभारना इसका लक्ष्य था। निजी आईटी पार्कों की स्थापना को भी बढ़ावा देना था। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति या 2024 में लाई गई। इसमें 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी प्रदान करेगी तथा 50% स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी प्रदान करेगी निवेशकों के लिए। इसमें भारी प्रोत्साहन होगा और डाटा सेंटर कैपिटल जो बनाने का इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया वो नोएडा में जो है डाटा सेंटर कैपिटल के रूप में देखा जाएगा। यहाँ पे डाटा संरक्षण के लिए केंद्र बनाए जाएँगे। धन्यवाद।